हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बारे में अध्ययन किया था और एक प्रश्न पूछा था कि राजसमंदी जिले की आकृति कैसी है, जिसका जवाब मानसिंह की ढाणी से चंदा कंवर, मोतीपुरा से नरेंद्र सिंह नरूका, बामला से पूनम कुमारी और इंदरपुरा से चंदा सैनी ने दिया था। ये सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने अंत में पढ़ा था कि अकबर ने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने 4 दूत भेजे थे, जिनको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी, जम्मा भट्टो। जैसे जलाल खां कोरची 1572 में, मां से मान सिंह 1573 में, भा से भगवंत दास 1573 में और टो से टोडरमल 1573 ईस्वी में। यानी जलाल खां कोरची को 1572 में और बाकी 3 जो राजदूत थे, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, उनको 1573 ईस्वी में भेजा गया था। इनमें से मान सिंह और टोडरमल है वह अकबर के 9 रत्नों में से 2 थे। टोडरमल है वह अकबर का वित्त मंत्री था, जिसे दीवाने असर भी कहा जाता था। उसने टकसाल पद्धति चलाई थी। लेकिन जब बातचीत से बात नहीं मनी और महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक राजपूताने का बहुत बड़ा युद्ध होता है, जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। और आज हम उसी हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा करने जा रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला। दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह राजपूताने का एक प्रसिद्ध युद्ध है, जिसकी 2 तिथियां हैं। इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन हमें अधिकांशतः बुक्स में 18 जून 1576 मिलती है। लेकिन एक इतिहासकार ऐसा भी हुआ है जिसने ये कहा है कि 18 जून 1576 ईस्वी को तो दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी। युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। अगर कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तब तो जवाब होगा 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन अगर किसी इतिहासकार के अनुसार पूछ ले, जैसे पूछ ले कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तब जवाब होगा 21 जून 1576 ईस्वी को। देखो दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की कितनी तिथि है? 2 तिथियां हैं। एक तिथि तो कौन सी बताई गई है? 18 जून 1576 ईस्वी को। और दूसरी जो तिथि बताई गई है वह कब की बताई गई है? 21 जून 1576 ईस्वी। ध्यान रखना है,
18 जून 1576 ईस्वी तो सभी इतिहासकारों ने स्वीकार की है, यानी सभी इतिहासकारों के अनुसार, सभी इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। लेकिन एक गोपियों का नाथ है, यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा नामक जो इतिहासकार है, उसके अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ है। तो कंपटीशन के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ले तब तो क्या होगी डेट? 18 जून 1576 ईस्वी। लेकिन अगर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछ ले तब हल्दी घाटी का युद्ध कब होगा? 21 जून 1576 ईस्वी को होगा। देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने पतंगाकार आकृति का अपना राजस्थान बना लिया और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। यहां पर एक राजा था जिसका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम। कहां से? आमेर से। और कौन से वंश से था? कछवाहा वंश से था। कौन से वंश से था? कछवाहा वंश से था। क्या होता है कि एक बार अकबर है वह विदेश से आता है, ट्रिक बता रहा हूं, वैसे आपको याद नहीं करना है। अकबर विदेश से आता है और जयपुर आता है और जयपुर आकर कहां रुकता है? मान सिंह होटल में रुकता है। यहाँ पर कई दिनों के बाद उनकी घूमने की इच्छा होती है, तो यहां से वे घूमने के लिए कहां जाते हैं? त्रिभुज आकृति का एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। यानी कहां चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। घूमने के लिए कहां जाते हैं अकबर? अजमेर जाते हैं। और वहां पर एक किला है जिसे अकबर का किला कहा जाता है, जिसे अकबर ने 1570 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1570 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, यानी बनवाया कब? 1570 ईस्वी में। इस किले को ही मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। कौन से किले को? अकबर के किले को ही मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। इसी किले को शस्त्रागार भी कहा जाता है। इसी किले को दौलत खाना भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार, दौलत खाना, अकबर का किला। यह कहां पर है? अजमेर में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब? 1570 ईस्वी में। इसी किले में क्या होता है? हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना, यानी कि रणनीति तैयार की जाती है। कोई भी आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना कहां तैयार की गई थी? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में तैयार की गई थी, जिसे अकबर का किला कहते हैं, जिसे शस्त्रागार कहते हैं, जिसे दौलत खाना कहते हैं, जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं। उसके बाद यहां से अकबर की जो सेना है वो आती है। एक आयताकार जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है मांडलगढ़। यहां पर क्या करते हैं? वे मैच का अभ्यास करते हैं, यानी युद्ध का अभ्यास करते हैं। कितने दिनों तक रहते? तो 2 महीने तक है, लेकिन 21 दिन तक मुगल सेना को, किसको? मुगल सेना को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुगल सेना को हल्दी घाटी युद्ध से पहले कहां पर पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया था?
मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया गया? 21 दिनों तक का। यानी कोई भी मैच होता है तो उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है, अभ्यास मैच होता है, और यहाँ पर भी क्या हुआ, 21 दिन तक मुगल सेना ने अभ्यास मैच की तैयारी की। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में पहाड़ी क्षेत्र में कैसे लड़ेंगे उसकी तैयारी की गई थी। उसके बाद यहां से सीधे कहां आते हैं? तिलक की आकृति का एक जिला है जिसका नाम है राजसमंदी। क्या नाम है? राजसमंदी। जहां पर एक स्थान है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के मैदान में यह मैच 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। यानी 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन जो गोपियों का नाथ है यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, उसके अनुसार यह मैच कब लड़ा गया? 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो कब था? 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की डेट क्या बताई है? 21 जून 1576 ईस्वी को। कोई आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना कहां तैयार की गई? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में तैयार की गई, जिसे अकबर का किला कहते हैं, शस्त्रागार कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। उसके बाद अजमेर से कहां गए? भीलवाड़ा गए। भीलवाड़ा में कहा? मांडलगढ़ में, जहां पर मुगल सेना को 21 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया। फिर यहां से कहां आए? राजसमंद हल्दी घाटी आए, जहां पर 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसे कई नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है या हल्दी घाटी के युद्ध को कौन कौन सा युद्ध कहा जाता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, जल्दी से ले लें। ले लिया होगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ है? कब हुआ है? 21 जून 1576 ईस्वी को। देखो दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह है खमनोर की पहाड़ियों के निकट हुआ है। यानी हम कह सकते हैं खमनोर राजसमंद में हुआ है, जिसके कारण इसे खमनोर का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध बनास नदी के किनारे पर हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर? बनास नदी के किनारे पर हुआ है, इसलिए इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध रक्त तलाई के मैदान में हुआ है, इसलिए इस युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। यानी कि विशेषतः तो मुख्य कारण क्या था? बहुत अधिक रक्त बहने के कारण इस युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये रक्त तलाई क्या होता है? देखो, बनास जो नदी है, कौन सी नदी? बनास जो नदी है, उस बनास नदी का जो कांटेदार, ध्यान रखना है, बनास नदी का जो कांटेदार मार्ग है वह क्या कहलाता है? रक्त तलाई कहलाता है। यानी बनास नदी का वह क्षेत्र जिसमें बहुत सारे क्या हो? कांटे कांटे हो, उसे क्या कहते हैं? रक्त तलाई कहते हैं। एक अपने राजस्थान में दूध तलाई भी है, ध्यान रखना है। क्या है? दूध तलाई। वह उदयपुर में है। क्या पर है? उदयपुर में है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कहां है? खमनोर के निकट बनास नदी के किनारे पर रक्त तलाई के मैदान में हुआ है। इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, बनास का युद्ध कहते हैं, रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम क्या क्या है। देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया है। अब सवाल ये उठता है
कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है? राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहते हैं? गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध खमनोर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य एक संकरा रास्ता है जिसे हल्दी घाटी कहा जाता है, उसके मध्य लड़ा गया था। जैसे मान लो ये क्या है? हल्दी घाटी है। क्या है? हल्दी घाटी है। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनोर की पहाड़ियां हैं। इन दोनों के मध्य लड़ा जाने के कारण इसे कौन सा युद्ध कहते हैं? गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। यानी गोगुंदा की पहाड़ी के पास लड़ा जाने के कारण इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। और ये किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था? बदायूनी ने। यानी यह एक ऐसा इतिहासकार है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। इसी गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है, जिसे आयड़ नदी भी कहा जाता है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। कहां से निकलती है? बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ध्यान रखना है। इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुंती ख्वाब उल्ली त्वारिख। तारीख भी लिख सकते हो। मुंत ख्वाब उल तारिख। क्या लिखी है? मुंत ख्वाब उल तारिख। इस पुस्तक में बदायूनी ने, किसने? बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक में? मुंतख्वाब उल त्वारिख नामक पुस्तक में बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। कोई भी आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। कौन सी पुस्तक है? मुंतख्वाब उल त्वारिख, जिसका लेखक कौन है? बदायूनी, जो अकबर की सेना में इस युद्ध में साथ आया था। अब देखो, इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बनास का युद्ध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया था। इस युद्ध को ही खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। यानी कुछ इतिहासकार इसे बनास का युद्ध कहते हैं, कुछ इतिहासकार उसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसमें कहा? अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कहा था। कौन सी पुस्तक में? आईने अकबरी में कहा था। किसने? अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध है वह कौन सा युद्ध है? खमनोर का युद्ध है। कुछ इतिहासकार है इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसमें बहुत अधिक रक्त बहने के कारण रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध को क्या क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। किसने कहा? बदायूनी ने। कौन सी पुस्तक में? मुंतख्वाब उल त्वारिख में। कौन सी पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है? मुंतख्वाब उल त्वारिख में। इस युद्ध को और कौन सा युद्ध कहा जाता है? बनास का युद्ध कहा जाता है, हाथियों का युद्ध कहा जाता है, रक्त तलाई का युद्ध कहा जाता है, खमनोर का युद्ध कहा जाता है। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। कौन सी पुस्तक में?
ने अकबरी नामक पुस्तक में लिखा था। अब देखो ध्यान रखना है, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, इसको एक याद करने की छोटी सी ट्रिक भी है। गंदा है जो बंदा, गंदा है जो बंदा, गंदा से गोगुंदा, बंदा से बदायूनी। इसको गंदा बंदा क्यों कहा गया है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में यह एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसने राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी को किसने रंगा था, बदायूनी ने। किसने, बदायूनी ने। इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि गंदा है जो बंदा, गंदा से गोगुंदा, बंदा से बदायूनी, यानी गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने कहा था। तो यहां तक दोस्तों आप सभी के समझ में आ गया होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग अजमेर में तैयार की गई। सेनापति मान सिंह को बनाया गया। 21 दिनों का प्रशिक्षण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दिया गया। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में सेना आमने सामने हुई, जहां पर 18 जून 1576 को मैच लड़ा गया, यानी युद्ध हुआ। इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली टोड ने कहा है, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। इसके अलावा इसे बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध और रक्ततलाई का युद्ध भी कहा जाता है। रक्ततलाई क्या होती है, बनास नदी के कांटेदार मार्ग को क्या कहा जाता है, रक्ततलाई कहा जाता है। खमनोर कहाँ है, राजसमंद में है। कहाँ है, राजसमंद में है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा, वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में रूपरेखा से आगे क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में रूपरेखा से आगे क्या होता है। देखो मैं दो पार्ट बना देता हूं। एक तरफ तो किसको ले लेते हैं हम, अकबर को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, अकबर को ले लेते हैं। और एक तरफ हम किसको ले लेते हैं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों ने हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा कहां बनाई। देखो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा यानी योजना है वह अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। कौन से दुर्ग में बनाई थी, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। अकबर ने रूपरेखा कहां बनाई, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, जिसे अकबर का किला कहते हैं, शस्त्रागार कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं। इसका निर्माण अकबर ने कब करवाया था, 1570 ईस्वी में करवाया था। दूसरी तरफ अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो रूपरेखा है वह कहां बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। कौन से दुर्ग में बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। अकबर का हल्दी घाटी में, या हम ये कह सकते हैं मेवाड़ पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य महाराणा प्रताप को बंदी बनाना था। अकबर महाराणा प्रताप को क्या करना चाहता था, बंदी बनाना चाहता था। ध्यान रखना है, बंदी बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। और महाराणा प्रताप का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुगल सेना को पराजित करना था। मुगल सेना को पराजित करना था। ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या है अकबर का, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। और महाराणा प्रताप का उद्देश्य क्या है, मुगल सेना को पराजित करना है। अब देखो युद्ध की रूपरेखा क्या होती है, जैसे ये अकबर की सेना की रूपरेखा बना देता हूं मैं। यहां पर अकबर का सेनापति रहता है जिसका नाम है मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम। मुगल सेना के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि कोई हिंदू व्यक्ति इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था। कोई भी आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, मिर्जा राजा मान सिंह ने, यानी इसका सेनापति कौन बना, मिर्जा राजा मान सिंह बना, जो एक हिंदू था।
उसके बाद ही यहाँ पर ही अकबर के कुछ सैनिक खड़े हो गए। ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था। कौन आया था सर? मान सिंह आया था, जो सबसे आगे ही आगे था। और सबसे पीछे ही पीछे इस सेना में कौन था? आसफ खां था। कौन था? आसफ खां, जिसे इस सेना का कमांडर बनाया गया था, कमांड देने वाला, या हम इसको जनरल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनरल भी कह सकते हैं। आगे आगे कौन था? मान सिंह, और पीछे पीछे कौन था? आसफ खां। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन से भाग का? हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, तब जवाब होना चाहिए मान सिंह प्रथम। अब आप ये कहेंगे कि हरावल क्या होता है? सेना में सबसे आगे का जो भाग होता है, सेना में सबसे आगे की जो पंक्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है? हरावल कहा जाता है। और मुगल सेना में हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिर्जा राजा मान सिंह कर रहा था। और वही प्रश्न पूछ ले कि मुगल सेना में चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका जवाब होना चाहिए आसफ खां। क्या होना चाहिए? आसफ खां। अब आप ये कहेंगे कि चंदावल क्या होता है? सेना में सबसे पीछे की जो पंक्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है? चंदावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदावली कहा जाता है। तो सेना, मुगल सेना में हरावल भाग का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? मिर्जा राजा मान सिंह। और चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? आसफ खां। अगर महाराणा प्रताप की सेना की बात की जाए, तो महाराणा प्रताप की सेना में जो हरावल भाग है, उसका नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूरी। सूर भी कह सकते हो। इसे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का सेनापति बनाया था। यानी महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी था, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। और सांप्रदायिक सद्भाव का जो पुरस्कार दिया जाता है, वो हकीम खां सूरी के नाम पर ही दिया जाता है। तो हकीम खां सूरी है, वह महाराणा प्रताप की सेना में कौन से भाग का नेतृत्व कर रहा था? हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद महाराणा प्रताप के कुछ सैनिक खड़े थे। महाराणा प्रताप के कुछ सैनिकों के बाद स्वयं महाराणा प्रताप यहां खड़े हैं, जिनके साथ ही दानवीर भामाशाह है और उनका भाई ताराचंद भी था। इसके बाद ही फिर से सैनिक खड़े थे और सेना में सबसे पीछे यानी चंदावल भाग में एक भील सेनापति खड़ा था। कौन खड़ा था? भील सेनापति, जिसे क्या कहा जाता है? राणा पूंजा कहते हैं। देखो, ये एकमात्र भील था जिसे महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की, अपने नाम के साथ राणा लगाने की इजाजत दी थी, अनुमति दी थी। और यह महाराणा प्रताप की सेना में कौन से भाग का नेतृत्व कर रहा था? चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बीच वाले भाग को कहते हैं ढोलाण। क्या कहते हैं? ढोलाण कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ढोलाण कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी, यानी महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप की सेना में ढोलाण भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वयं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की सेना में चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? भील सेनापति राणा पूंजा। ये एकमात्र ऐसा भील सेनापति है जिसे महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति प्रदान की थी। इसे हकीम खां सूरी का जो मकबरा है वह कहाँ बना हुआ? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मकबरा है वह खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? खमनोर राजसमंद में बना हुआ है, जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब देखो दोस्तों,
एक इतिहासकार है जिसका नाम है कवि राजा या कविराज श्यामल दास। क्या नाम है? कविराज श्यामल दास दधिवाड़िया। वीर विनोद का रचयिता है ये। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वीर विनोद। इसके अनुसार ये बताया गया है कि दोनों की सेना का जो अनुपात था वह 4:1 था। यानी जो अकबर की सेना थी उसमें सैनिक थे 3,20,000 और महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक थे मात्र 80,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 80,000 और अकबर की सेना में 3,20,000। यानी अनुपात कितना होता है? 4:1 बताया। किसने? कविराज श्यामल दास दधिवाड़िया ने। किसके रचयिता है? वीर विनोद के रचयिता है। अब इसमें एक चीज और आप याद कर लो कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, घोड़े का क्या नाम था और मानसिंह के हाथी का नाम क्या था। देखो दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद, जिसे बाद में अकबर अपने साथ आगरा ले गया था और उसका नाम उसने फतेहपुर सीकरी में क्या रखा था पता है? आपको पता होना चाहिए, पीर प्रसाद रखा था। एक चीज ध्यान रख लो, ऐसे याद नहीं रहे तो हिंदू समुदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं? श्री राम की, यानी राम प्रसाद। और मुस्लिम समुदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं? पीर बाबा की, यानी पीर प्रसाद। प्रश्न पूछ रहे कि अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बदलकर क्या रखा? पीर प्रसाद। कौन से हाथी का नाम? राम प्रसाद का। महाराणा प्रताप के प्रमुख हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। और दूसरा जो हाथी था उसका नाम था लूना। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम क्या था? चेतक, जो हमेशा अपने मस्त बल में रहता था। किसमें रहता था? मस्त बल में रहता था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े के मुख पर हाथी की सूंड लगाया करते थे, जिसके कारण दुश्मन सेना के हाथी उसे अब हाथी समझ लेते थे। लेकिन चेतक ने हाथी से भी बढ़कर कार्य किए और स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। दूसरी तरफ मानसिंह का जो सेनापति हाथी था उसका नाम क्या था? मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। वैसे मुगल सेना में जो हाथी थे उनमें गजी मुख थे, गजमुक्ता था, गज प्रसाद था, लेकिन आपको वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ही ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप के कौन से हाथी का नाम अकबर ने पीर प्रसाद रखा? राम प्रसाद का। और दूसरा हाथी कौन सा था? लूना। घोड़े का क्या नाम था? चेतक। मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। कोई आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह कौन से हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था? मर्दाना पर। कौन से हाथी पर? मर्दाना पर। महाराणा प्रताप कौन से घोड़े पर? चेतक पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। अब देखो इसमें जो मानसिंह है, ये मानसिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे राजस्थान में राजपूतों में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त थी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मुसलमानों में सर्वाधिक मनसबदारी किससे प्राप्त थी? अजीज कोका को। किसको प्राप्त थी? अजीज कोका को। राजपूतों में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त किसे थी? मानसिंह को। और मुसलमानों में सर्वाधिक मनसबदारी किसको प्राप्त थी? अजीज कोका को प्राप्ति थी। अब दोस्तों यहां पर अजमेर के मैगजीन दुर्ग में व्यूह रचना बनाने के बाद 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मान सिंह अकबर के आदेश से अजमेर से मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर रवाना होता है। कहां कहां पहुंचता है, कहां कहां पड़ाव डालता है, उसका पहला शिविर कहां लगता है, अंतिम शिविर कहां लगता है, और महाराणा प्रताप का पहला शिविर कहां होता है, अंतिम शिविर कहां लगता है, उसकी चर्चा दोस्तों हम कल के वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन जाने से पहले चैलेंज क्वेश्चन है आज का जो हमारा है वह यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और गोगुंदा का युद्ध कौन कौन से 2 इतिहासकारों ने कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के इतिहास में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। कोई भी कमी आपको नजर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।